हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स अड्डा के एक और नए वीडियो में। ये फोर्थ पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज का। इसमें हम समझेंगे कि कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है, वैल्यू एडेड मेथड से, इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से। जैसे कि हमको पता है, इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज तीन फेज से होकर गुजरते हैं। पहला फेज होता है प्रोडक्शन फेज, जिसमें फर्म प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर का यूज करके वैल्यू ऐड करती है, जिससे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनके तैयार होता है। और अगर हम इकोनॉमी में जितने भी फर्म हैं और उन्होंने जितना भी वैल्यू ऐड किया है प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान, उन सब को ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा नेशनल इनकम वैल्यू एडेड मेथड के द्वारा। दूसरा फेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जो भी फैक्टर सर्विसेज फर्म ने हायर किए हैं, उसके बदले फर्म को कुछ फैक्टर पेमेंट करना होगा, और ये फैक्टर पेमेंट फैक्टर इनकम यानी कि वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में हाउस होल्ड के पास जाएगा। तो अगर इकोनॉमी में जितने भी लोग ट्रांसफर इनकम अर्न कर रहे हैं उसको ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड, थ्रू इनकम मेथड। तीसरा फेज होता है डिस्पोजिशन फेज। जो फैक्टर इनकम अर्न किया गया है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा, वो स्पेंड यानी कि खर्च भी होगा गुड्स एंड सर्विसेज पे। यानी कि अगर इकोनॉमी में जो भी एक साल के अंदर स्पेंड हुआ है यानी कि एक्सपेंडिचर हुआ है, उसका टोटल हम निकाल लें तो जो हमको अमाउंट मिलेगा वो होगा नेशनल इनकम। चलिए अब तीनों मेथड को डिटेल में समझ लेते हैं। पहला है वैल्यू एडेड मेथड। एक साल के अंदर जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज में, उनकी टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करके जो हम नेशनल इनकम निकालते हैं उसे हम नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। ठीक है। वैल्यू एडेड क्या होता है? हर एक फर्म को गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। रॉ मटेरियल यानी कि इंटरमीडिएट गुड, और फर्म उस रॉ मटेरियल में अपना एफर्ट, स्किल और कैपिटल लगाकर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है। और इस प्रोसेस में जो एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड हो रही है उसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो एक कारपेंटर है जो सिर्फ एक चेयर बना रहा है। चेयर बनाने के लिए उसको लकड़ी चाहिए, और ये जो लकड़ी चाहिए उसको, लकड़ी क्या है? रॉ मटेरियल है कारपेंटर के लिए, या इसको हम इंटरमीडिएट गुड भी बोल सकते हैं। मान लो कारपेंटर जो रॉ मटेरियल यूज कर रहा है उसका प्राइस है 500 रुपए, और फाइनल चेयर यानी कि गुड्स जो बनके तैयार हो रहा है उसका प्राइस है 1200 रुपए। तो वैल्यू एडिशन कितना होगा? 500 रुपए का उसने रॉ मटेरियल खरीदा और प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है? 1200 रुपए। तो उसने कितने रुपए का वैल्यू ऐड किया? टोटल 700 रुपए का। तो इस एग्जांपल से हम देख के बोल सकते हैं कि वैल्यू एडेड कितना होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड। मतलब जो भी आउटपुट की वैल्यू है माइनस जितना रॉ मटेरियल उसने यूज किया, तो हमारा क्या आ जाएगा? वैल्यू एडिशन। और ऐसे ही अगर हम इकोनॉमी के सारे फर्म के वैल्यू एडिशन को एक साथ ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा नेशनल इनकम विद वैल्यू एडेड मेथड। चलिए अब देख लेते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। इकोनॉमी में जितने भी इंटरप्राइजेस, फर्म या बिजनेस एंटिटी हैं,
उनको हम कैटेगराइज कर देंगे 3 अलग अलग सेक्टर में, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर, जिसमें एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग जैसी एक्टिविटीज आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन जैसी एक्टिविटीज शामिल हैं। और टर्शियरी सेक्टर, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म जैसी इंडस्ट्रीज आती हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम हर एक सेक्टर का जीवीए निकाल लेंगे, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल लेंगे। फिर तीनों सेक्टर का जीबीए एट मार्केट प्राइस ऐड कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि अगर हमको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से डोमेस्टिक इनकम यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? जीडीपी एट एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब अगर हमको डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकालना है तो बहुत इजी है। कैसे निकालेंगे? एनडीपी एट एफसी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम प्रिकॉशंस, मतलब हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम। इंटरमीडिएट गुड इंक्लूड नहीं होंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू पहले से ऐड होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में। सेकेंड हैंड गुड के सेल और परचेज इंक्लूड नहीं होते हैं, क्योंकि इनका वैल्यू प्रीवियस ईयर के नेशनल इनकम में ऐड हो चुका है। लेकिन कमीशन या ब्रोकरेज जो मिलता है सेल करते टाइम वो इंक्लूड होता है, क्योंकि वो एक प्रोडक्टिव सर्विस है। जो भी सर्विसेज हम खुद के लिए प्रोड्यूस करते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं नेशनल इनकम में, जैसे कि गार्डनिंग कर ली हमने अपने ही गार्डन में, प्लम्बिंग कर लिया, हमारे यहाँ कोई भी नल खराब हुआ और हमने उसको खुद ही ठीक कर लिया। हमारे यहाँ मान लो फ्रिज खराब हुआ, हमने 2 तार जोड़े और वो सही हो गया। हमारी मम्मी लोग जो खाना बनाती हैं, काम करती हैं, ये सब सर्विसेज नेशनल इनकम अकाउंटिंग में ऐड नहीं होते हैं। क्यों ऐड नहीं होते हैं? क्योंकि इनको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। वहीं पर जो गुड्स एंड सर्विसेज हम खुद के कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करते हैं वो इंक्लूड होगा नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। इम्प्यूटेड रेंट इंक्लूड होती है नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। नेक्स्ट है चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स, इंक्लूड होगा नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं हम, इनकम मेथड। इस मेथड में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो फैक्टर इनकम जैसे कि वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिल रहा है उसको ऐड करके नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। अब चलिए देखते हैं फैक्टर किस किस फॉर्म में इनकम अर्न कर सकते हैं। पहला है कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। इसमें वो सारे इनकम इंक्लूड होते हैं जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को पे करता है उसके प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए। इसमें पहला है वेजेस एंड सैलरी इन कैश। एम्प्लॉयज को सैलरीज, बोनस और अदर अलाउंसेस मिलते हैं कैश के फॉर्म में, तो वो इंक्लूड होगा। वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयज को रहने के लिए हाउस मिला, कार मिला, ये सब क्या है? वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। तीसरा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसमें आता है प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, लेबर वेलफेयर फंड। दूसरा है रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट वो पार्ट होता है इनकम का जो इकोनॉमिक एजेंट अर्न करते हैं अपनी लैंड या बिल्डिंग को लीज पर देकर।
अब रॉयल्टी देख लेते हैं। मान लो किसी ने एक गाना लिखा या किसी के पास एक गाने का कॉपीराइट है, तो जब भी वो गाना कहीं भी बजेगा, उस गाने को यूज करने के लिए एक छोटा सा अमाउंट उसके ओनर के पास पहुंचा दिया जाएगा, और वो जो अमाउंट जाएगा उस ओनर के पास, उसको हम क्या बोलेंगे? रॉयल्टी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। ये वो इनकम है जो हमको रिसीव होता है बैंक से, जब हम बैंक में कुछ रुपए जमा करते हैं या फिर हम कुछ रुपए किसी को लोन के रूप में देते हैं और उसके बदले हमको कुछ अमाउंट रिसीव होता है, तो क्या होता है? इंटरेस्ट। फोर्थ है प्रॉफिट। ये इनकम का वो पार्ट है जो एंटरप्रेन्योर या फर्म को मिलता है प्रोडक्शन में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। इसमें पहला आता है डिविडेंड। ये प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो शेयर होल्डर को दिया जाता है उनके शेयर होल्डिंग के रेशियो के बेस पे। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट भी बोलते हैं। दूसरा इसमें है कॉर्पोरेट टैक्स। ये वो डायरेक्ट टैक्स है जो फर्म अपने टोटल प्रॉफिट में से गवर्नमेंट को देती है। इसको प्रॉफिट टैक्स या बिजनेस टैक्स भी बोला जाता है। तीसरा है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो कंपनीज अपने पास रख लेती हैं फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए या फ्यूचर कंटिजेंसीज के लिए। इसको अनडिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट या रिजर्व एंड सरप्लस भी कहते हैं। शॉर्ट में अगर हम बोलें तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस रिटेन अर्निंग। फाइनल है मिक्स्ड इनकम। ये वो इनकम है जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कमाते हैं। मान लो एक डॉक्टर अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है। अब प्राइवेट क्लिनिक चलाने से उसको जो भी इनकम मिलेगा उसमें उसकी सैलरी इंक्लूड होगी, रेंट इंक्लूड होगा और उसका प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा उसमें। तो इसीलिए हम इसको मिक्स्ड इनकम बोलेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। पहले हम ऐड करेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, फिर रेंट एंड रॉयल्टी, फिर इंटरेस्ट, फिर प्रॉफिट और फिर मिक्स्ड इनकम। और इसको ऐड करने के बाद हमको क्या मिलेगा? डोमेस्टिक इनकम, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा नेशनल इनकम, जो कि होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम वैल्यू एडेड निकालते थे हर एक सेक्टर का और उसको ऐड करते थे तो हमको मिलता था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और यहाँ पे अगर हम सारे फैक्टर इनकम को ऐड करेंगे तो हमको मिल रहा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब यहाँ पे जो डोमेस्टिक इनकम है इसमें डेप्रिसिएशन पहले से ही सब्सट्रैक्ट किया हुआ है और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सक्लूडेड हैं, मतलब ऐड नहीं हुए हैं। नेक्स्ट हम प्रिकॉशंस देख लेते हैं कि हमको क्या क्या सावधानी बरतनी होगी इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम। पहला है ट्रांसफर इनकम हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग में? क्योंकि ट्रांसफर इनकम कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस किए बिना हमको रिसीव हो रहा है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड, इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर बॉन्ड एंड डिवेंचर, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। लेकिन सेल ऑफ शेयर बॉन्ड डिवेंचर करते टाइम हमको जो कमीशन या ब्रोकरेज पे करना होगा या मिलेगा उसको हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। विंडफॉल गेन, मतलब लॉटरी किसी की लग गई या गिफ्ट रिसीव हुआ, उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। इंप्यूटेड रेंट को इंक्लूड करेंगे। पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग ड्यूटीज, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर मेथड। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या मिलता है? फैक्टर इनकम मिलता है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का फॉर्म में।
और ये इनकम गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च होगा या स्पेंड होगा। अब अगर हम इकोनॉमी में जितने भी एक्सपेंडिचर हुए हैं एक साल के अंदर उनको ऐड कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। अब देख लेते हैं कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर के। पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इकोनॉमी में डिफरेंट डिफरेंट हाउस होल्ड जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं इसमें वो सब इंक्लूड होता है। मान लो किसी हाउस होल्ड ने कार परचेज किया, खाने पे अपना खर्च किया, कहीं घूमने गए, कुछ भी खर्च किया अगर हाउस होल्ड ने, तो वो सब क्या होगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएगा। दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कैसे खर्च करेगी? जैसे डिफेंस प्रोवाइड करती है, हेल्थ प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, एजुकेशन देती है, नए नए स्कीम्स लाती है जिससे सोशल वेलफेयर हो सके, तो ये सब क्या होगा? गवर्नमेंट का खर्चा। नेक्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन दो तरीके से होगा। पहला है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये वो एक्सपेंडिचर है जो फिक्स्ड असेट पे हो रहा है। इसमें पहला आएगा बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जैसे नई मशीनरी, प्लांट या इक्विपमेंट पे हम खर्चा कर रहे हैं, वो इंक्लूड होगा। इसमें दूसरा आएगा रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, जैसे अगर नया घर बन रहा है उसमें जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो आएगा इसके अंडर। तीसरा होगा पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट जैसे कि गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है, फ्लाईओवर बना रही है, ब्रिज बना रही है, रोड बना रही है, डैम बना रही है, तो ये सब क्या होगा? पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होगा ये देख लेते हैं। ये क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझना चाहें तो अगर प्रोड्यूसर के पास साल के एंड में ज्यादा माल पड़ा है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से, तो वो इन्वेस्टमेंट माने जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। फोर्थ है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होगा? जब फॉरेनर हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जो भी प्रोडक्ट हमने अपने देश में बनाए हैं उनको खरीदते हैं, तो हमारा जीडीपी में एडिशन होगा, वो खर्चा करेंगे, हमारा जीडीपी बढ़ेगा क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है। दूसरा इंपोर्ट, जब हम फॉरेन प्रोडक्ट खरीदते हैं जीडीपी में से ये माइनस होगा क्योंकि हम दूसरे कंट्रीज का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो जो हम खर्चा करेंगे वो दूसरे कंट्रीज में चला जाएगा, वो उनका इनकम हो जाएगा, हमारा जीडीपी क्या होगा? कम होगा। तो इसीलिए स्वदेशी अपनाइए ताकि जो इनकम है वो हमारे ही देश में रहे, हमारे ही लोगों का भला हो। और कोशिश करिए जितना हो सके फॉरेन मेड प्रोडक्ट को अवॉइड करिए। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट को ऐड कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर इसमें से हम डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे, तो हमको मिलेगा डोमेस्टिक इनकम, जो कि होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमको मिल जाएगा नेशनल इनकम, जो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब चलिए देख लेते हैं क्या क्या प्रिकॉशंस या सावधानी या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमको नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कैलकुलेट करते टाइम। जो भी हम एक्सपेंडिचर करेंगे इंटरमीडिएट गुड पे वो इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम में। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होगा, सेकंड हैंड गुड इंक्लूड नहीं होंगे नेशनल इनकम में, चाहे उसको हम परचेज करें चाहे सेल करें, लेकिन ब्रोकरेज इंक्लूड होता है। परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, ये सब हमने खरीदा, ये सब नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, ये इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में। इसमें वही इम्प्यूटेड रेंट एंड सेल्फ कंजम्पशन वाले प्रोडक्ट आ जाते हैं।